आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया टॉपिक पेप्टिक अल्सर। तो सबसे पहले जानते हैं कि अल्सर क्या होता है। अल्सर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होना, उसका डैमेज होना क्या कहलाता है, अल्सर कहलाता है। ठीक है, तो अल्सर इज अ डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक डाउन इन द लाइनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, अल्सर हो गया। अब आते हैं पेप्टिक अल्सर पे। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि जीआईटी में अगर कहीं अल्सरेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ठीक है, जीआईटी की म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर अल्सरेशन हो रहा है तो पेप्टिक अल्सर कहलाएगा। तो पेप्टिक अल्सर इज अ ब्रेक इन द इनर लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मेनली हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इसोफेजियल अल्सर, स्टमक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। ये तीन कंडीशन हमें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो ठीक है, मेनली अगर इन द इसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम। इट इज़ कॉज्ड बाय द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ द पेप्सिन एंड स्टमक एसिड, यानी कि HCl और पेप्सिन के डाइजेस्टिव एक्शन की वजह से क्या होता है, ये अल्सर कॉज होता है। तो मेनली हमें ये तीन कंडीशन ही देखने को मिलती है। तो हम ये तीन टाइप के अल्सर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ईसोफेजियल अल्सर, अल्सरेशन इन द म्यूकोसा ऑफ ईसोफेगस। इट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ईसोफेगस। तो ईसोफेगस की म्यूकोसा में अल्सरेशन हो जाता है, किसकी वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिफ्लेक्स की वजह से। तो ये क्या होता है, ईसोफेजियल अल्सर कॉज करता है। ठीक है, यानी कि जब HCl स्टमक का ईसोफेगस में रिफ्लेक्स के थ्रू चला जाता है तो वो क्या करता है, वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है और वहाँ पर अल्सरेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ईसोफेजियल अल्सर कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि स्टमक में हो रहा है वो प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक ड्यू टू हाइपर एसिडिटी और सम इंजीरियस सब्सटेंस लाइक एल्कोहल, NSAID ड्रग्स, इन सब की वजह से, टोबैको, कैफीन, इन सब की वजह से क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर कॉज होगा। यानी कि स्टमक में कुछ ऐसे या तो इंजीरियस सब्सटेंस ले रहे हैं या जो एसिड है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, एसिडिक कंडीशन ज़्यादा बन रही है, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगी। फिर आता है ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनम में अगर यही डैमेज होगा तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, ड्यूडेनल अल्सर। तो अल्सर इन द म्यूकस ऑफ द ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनल अल्सर कहलाएगा वो। और जीआईटी के और किसी पार्ट में भी वो कॉज हो सकता है। तो समटाइम्स अल्सरेशन अगर इन द अदर पार्ट ऑफ द जीआईटी, बट मोस्टली हमें ये तीन कंडीशन ही देखने को मिलती हैं। पेप्टिक अल्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, तो हार्ट बर्न हमें देखने को मिलेगा, अपर एब्डोमिनल पेन होगा यानी कि इपिगैस्ट्रियम में पेन होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लड इन स्टूल, हाइपर क्लोरोहाइड्रिया मीन्स एसिड ज़्यादा हो गया, HCl का कंटेंट ज़्यादा हो गया, तभी वो अल्सरेशन कॉज। वेट लॉस, वेट गेन, दोनों सिचुएशन हमें देखने को मिलेंगी, बट ये अलग अलग कंडीशंस में मिलेंगी। जैसे कि ड्यूडेनल अल्सर में वेट गेन देखने को मिलेगा और वहीं गैस्ट्रिक अल्सर में वेट लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, ये सब क्या है, साइन सिम्टम है। इटियोलॉजी पे आती है, यानी कि कॉज क्या क्या होंगे। एक तो H. पाइलोराई हो सकता है, ठीक है, दूसरा NSAID ड्रग्स हो सकते हैं, टोबैको स्मोकिंग हो सकती है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, उसके अलावा एक्सेस इनटेक ऑफ कैफीन और अल्कोहल, फास्टिंग, बहुत ज़्यादा फास्टिंग हो रही है तो उसकी वजह से भी एसिड कंटेंट क्या होगा, डैमेज करने लगेगा म्यूकोस मेम्ब्रेन को, प्रोलॉन्ग एक्सेसिव स्ट्रेस हो सकता है। तो ये सब क्या है, एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं, तो इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है अल्सरेशन की, एक्यूट परफोरेशन कॉज कर सकता है, हेमरेजेस, स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस जैसे कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, पेरीगैस्ट्रिक एब्सेस हो सकता है, कार्सिनोमा फॉर्म कर सकते हैं। ये क्या है, कॉम्प्लिकेशंस हैं इनकी। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या आएगा, स्टमक कैंसर, कोरोनरी हार्ट डिसीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, कोलिसिस्टाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, बाइलरी क्लोलिक, ये सब हमें देखने को मिल सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये सब आएंगे। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, तो क्या होगा, जो भी एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं वो क्या कॉज करेंगे, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl और प्रोटियोलिटिक इफेक्ट है पेप्सिन का, तो इनका जो मिक्स एक्शन होगा वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग को। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, एसिड एंटर करेगा गैस्ट्रिक म्यूकोसा में और वो गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करेगा, यानी कि डैमेज कॉज करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस क्या क्या कराएंगे,
एक तो ईसोफेजियो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, यानी कि इससे हम क्या चेक कर सकते हैं, ईसोफेगस, गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक और ड्यूडेनम, तीनों चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। बेरियम सोलो, ये डायग्नोसिस है। टेस्ट फॉर एच पाइलोरी इन्फेक्शन कराएंगे, कहीं की एच पाइलोरी तो कॉज नहीं है उसका, तो इटियोलॉजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग हमें सारी डायग्नोसिस करानी है जिससे हम मेन कॉज पता कर सकें। फिर सीरोलॉजी यानी कि सीरम एनालिसिस कराएंगे, फिर यूरिया ब्रीथ टेस्ट, देन सीबीसी और एनीमिया यानी कि आयरन से रिलेटेड जितनी टेस्ट होंगे वो हम कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी हमारी डायग्नोसिस हो गई। फिर हम आ जाएंगे ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, जो मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसे रिमूव करना है। अगर वो एच पाइलोरी है तो उसे ट्रीट करेंगे, जो भी मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसे ट्रीट करेंगे। उसके बाद क्या क्या यूज़ करेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे जिससे कि वो जो पेप्सिन है उसका प्रोटियोलिटिक इफेक्ट कम हो जाए, जैसे कि पेंटोप्राजोल, ठीक है। ट्रीट करेंगे एच पाइलोरी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके, प्रिवेंट कर देंगे NSAID ड्रग्स को, स्मोकिंग्स को, अल्कोहल, टोबैको, ये सब क्या कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगे, और एंटासिड देंगे ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इन ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिलेगा तब हम सर्जिकल मेथड की तरफ मूव करेंगे, तो वैगोटॉमी करेंगे। वैगोटॉमी में क्या होता है, वेगस नर्व को कट कर दिया जाता है पर्टिकुलर सेक्शन में, क्योंकि जो HCl का सिक्रीशन है वो कौन कंट्रोल करता है, वेगस नर्व। उसी की वजह से HCl का सिक्रीशन जो है वो स्टिमुलेट होता है। तो कटिंग ऑफ वेगस नर्व विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ HCl, तो अगर उसे कट कर देंगे तो HCl का सिक्रीशन कम हो जाएगा। उसके बाद पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे। इसे क्या कहते हैं, मिलरॉथ 1 को गैस्ट्रोड्यूडेनल एनास्टोमोसिस की स्टमक के कुछ पार्ट को रिमूव करेंगे जहाँ पे अल्सरेशन हुआ है, और उस गैस्ट्रिक पार्ट को और ड्यूडेनल पार्ट को ज्वाइंट कर देंगे, तो उसे क्या कहते हैं, जहाँ भी ज्वाइंट होता है उसे एनास्टोमोसिस कहते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस रिमूव लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक एंड ज्वाइंट विद द रिमेन पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो ये क्या हो गया, मिलरॉथ 1 यानी कि पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, जिसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रोड्यूडेनल एनास्टोमोसिस कहते हैं। दूसरे में क्या करेंगे, मिलरॉथ 2 यानी कि गैस्ट्रेक्टोमी। यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज इंडिकेटेड व्हेन द गैस्ट्रिक अल्सर इज लोकेटेड ऑन द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, ठीक है। ये कब इंडिकेटेड होता है मिलरॉथ 2, जब वो लेसर कर्वेचर पे हो तब ये इंडिकेटेड होता है। हेयर द गैस्ट्रेक्टोमी इज डन बिलो द अल्सर एंड रेमिनेंट ऑफ द स्टमक इज एनास्टोमोज्ड टू अ ज्यूजनम, मतलब जहाँ पर भी अल्सरेशन हुआ है उसे रिमूव कर देंगे और बाकी रिमेनिंग पार्ट को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर कई बार ड्यूडेनम को भी रिमूव कर दिया जाता है, तभी ये जो हो रहा है क्या, ज्यूजनम के साथ क्या हो रहा है, एनास्टोमोसिस हो रही है, ठीक है। फिर आता है गैस्ट्रेक्टोमी, मीन्स कंप्लीट स्टमक को रिमूव कर दिया जाता है। इट इज़ अ टोटल सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर स्टमक। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। पेप्टिक अल्सर का लेक्चर कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।